हेलो स्टूडेंट्स, हम लगातार पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल्स। पिछले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक किए थे। बाकी जो बचे हुए जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अभी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपको पढ़े, उसकी रीडिंग लगाए फटाफट। उसमें मैं फिर लिख रहा हूं दिया गया क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें दिया गया है, आपको दिया गया है। तो स्टूडेंट्स आप देखें, यहाँ पर आपको दे रखा है कि कोई गतिशील इलेक्ट्रॉन है आपके पास में, कोई इलेक्ट्रॉन है गतिशील अवस्था में है। ठीक है, उसका अक्ष दिशा में जो उसके संवेग में जो अनिश्चितता है वो इतना है। ठीक है, और उसमें उसकी जो स्थिति में अनिश्चितता कितनी है और उसके वेग में अनिश्चितता कितनी है वो आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार, तो आप लिख दीजिए हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत से तो सूत्र क्या है आपके पास में, सूत्र क्या रहेगा, सूत्र ये है आपके पास में डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू एच अपॉन 4 ये वाला रहेगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको तो स्थिति का पता करना है। अतः स्थिति में अनिश्चितता, तो आप बाकायदा लिखें, अतः स्थिति में अनिश्चितता तो क्या हो जाएगा, डेल एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो एच अपॉन 4 पाई और ये डेल पी एक्स है वो आपका इस साइड में चला जाएगा। अब इसमें आप वैल्यू रख दीजिए। एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। 4 पाई तो 4 इंटू 3.14 इंटू डेल पी एक्स की वैल्यू ये रही 13.18 इंटू 10 की पावर माइनस 30। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो पहले तो आप पावर से पावर कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 को इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए और फिर इसमें इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, संख्या छोटी बड़ी है तो आप पॉइंट को आगे पीछे करके आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको सोल्व कर सकते हैं। तो फटाफट आप कैलकुलेशन कीजिए, इसकी डेल एक्स की वैल्यू कितनी आने वाली है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि वेग में अनिश्चितता का मान ज्ञात करना है। तो वेग में अनिश्चितता क्या होगी वो देखें आप। तो जो आपका संवेग में जो अनिश्चितता है यानी डेल पी एक्स, उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा, और वेग भी किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा। यानी कि वेग में अनिश्चितता उसको हम लिख रहे हैं डेल वी एक्स से लिख रहे हैं। ठीक है, तो हाँ यहाँ पर हम इसमें इस वाली इक्वेशन में समीकरण 1 में यदि हम ये वाली वैल्यू रख दें तो क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या हो गया, आपके पास में ये है तो डेल एक्स, तो डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स की वैल्यू ये रही, तो एम ई डॉट डेल वी एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो डेल वी एक्स चाहिए, हमें तो वेग चाहिए। तो डेल वी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एच अपॉन 4 पाई, और इसको इधर लाकर आप इनमें डिवाइड कर दीजिए। एम ई द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एम ई। यहाँ पर हम क्या क्या वैल्यू रखने वाले हैं, 4 पाई एच इनकी वैल्यू रख देंगे आप। ठीक है, और डेल एक्स की वैल्यू यहाँ से जो आपके पास में आए वो वाली यहाँ पे आपको रखनी है, और एम बी यानी इलेक्ट्रॉन का जितना द्रव्यमान है वो आपको यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो डेल बी एक्स इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन 4 इंटू 3.14। ठीक है, डेल एक्स की वैल्यू क्या है बताएं मुझे फटाफट, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। ठीक है, केजी। अब यहां पर जो इसकी वैल्यू है, इसकी डेल एक्स की वो आपको रखनी है। और आपके पास में जो कैलकुलेशन आई यहाँ पर डेल एक्स की इतनी आनी चाहिए 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मीटर। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मीटर। आप डेल वी एक्स की वैल्यू जो आए वो फटाफट आप कैलकुलेशन करके कीजिए, है ना। फिजिक्स में आप जो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनकी कैलकुलेशन आप स्वयं कीजिए, और यदि आप कैलकुलेशन स्वयं कर रहे हैं तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 8 की रीडिंग लगाएं फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो दिया गया है कि समान ऊर्जा के, यानी कि इन दोनों के लिए प्रोटॉन और अल्फा कण, इन दोनों के लिए जो ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, वो क्या है, दोनों के लिए क्या है, सेम है, बराबर है। ठीक है, समान है।
तब आपको डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य दूंगा, इनके लिए अनुपात ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि प्रोटॉन के लिए क्या तरंगदैर्घ्य, तो मैं फास्ट लिख रहा हूं थोड़ा सा, लेमड़ा पी इज इक्वल टू कितना होता है एच अपॉन अंडर रूट 2m प्रोटॉन और इसकी गतिज ऊर्जा के ई। ठीक है, अल्फा कण के लिए तो अल्फा कण के लिए क्या है, तो लेमड़ा अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m अल्फा और गतिज ऊर्जा दोनों की क्या है, के ई मान लेते हैं, दोनों की क्या है, सेम है। ठीक है, अब इनका अनुपात ज्ञात करना है, तो समीकरण 1 में 2 का भाग दे दीजिए, यानी कि लेमड़ा पी में लेमड़ा अल्फा का क्या करना है, आपको भाग देना है। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि प्रोटॉन और अल्फा कणों का, ठीक है, तो जो पहले नाम आता है उसको आप ऊपर लिखें, जो बाद में नाम आता है उसको आप नीचे लिखें, मतलब अनुपात में। ठीक है, तो अतः आप इनका अनुपात में लिखना चाहें तो लेमड़ा पी अपॉन लेमड़ा अल्फा इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास में एच अपॉन अंडर रूट 2m पी के ई। ठीक है, और इसका वैल्यू हो गया एच अपॉन अंडर रूट 2m अल्फा के ई। ठीक है, ध्यान रहे जो बराबर के जो सामने जो बट्टे का जो चिन्ह है वो ये वाली लाइन है। ठीक है, अब देखिए एच से एच क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और भी जो कैंसिल हो रहा है उसमें कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 ml यानी होगा के से के कैंसिल होने के पश्चात जो बच रहा है वो मैं लिख रहा हूँ, तो लेमड़ा पी अपॉन लेमड़ा अल्फा इज इक्वल टू क्या बच रहा है आपके पास में, यहाँ पे बच रहा 1 अपॉन अंडर रूट एम पी अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट एम अल्फा। ठीक है, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कीजिए, तो लेमड़ा पी अपॉन लेमड़ा अल्फा इज इक्वल टू, ये तो ऊपर गया घूम के, तो एम अल्फा तो ऊपर और ये नीचे क्या है एम पी। ठीक है, नीचे आ जाएगा ऐसे, ये घूम ऊपर चला जाएगा बट्टे में, इतना मैथमेटिक्स तो आता होगा, और दोनों पे क्या अंडर रूट है, तो आप दोनों पे कंबाइंड रूप से अंडर रूट लगा सकते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए कि अल्फा कण का जो द्रव्यमान है, अल्फा कण का जो द्रव्यमान है एम अल्फा, वो क्या होता है 4mp के बराबर होता है, यानी कि 4 प्रोटॉनों के द्रव्यमान के लगभग क्या होता है, बराबर होता है। इसमें 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन इस प्रकार से जोड़ के मानते हैं, लेकिन हम सरलता के लिए क्या मान लेते हैं कि लगभग इसका द्रव्यमान 4 प्रोटॉन के द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। तो आप एम अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, एम अल्फा की वैल्यू यहाँ पे यदि आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो लेमड़ा पी अपॉन लेमड़ा अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 4mp अपॉन mp, mp से mp क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मैं mp इस प्रकार से लिख रहा हूं, आपको ध्यान रहे m और ये नीचे p। ठीक है, इसके ऐसे नहीं लिख रहा हूं, मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूं, कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, वो गलत है, ये क्या है, राइट है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं भी छोटा लिख दूं, mp जो कटा है उसको काट दीजिए, तो क्या बचा, लेमड़ा पी अपॉन लेमड़ा अल्फा इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट 4 अपॉन 1। ठीक है, इसका अंडर रूट लीजिए आप, तो अनुपात आ गया लास्ट में, वो आपके पास में क्या आ गया कि लेमड़ा पी अपॉन लेमड़ा अल्फा इज इक्वल टू 2 अपॉन 1, यानी कि लेमड़ा पी अनुपात लेमड़ा अल्फा इज इक्वल टू 2 अनुपात 1। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया आंसर। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट दीजिए और इससे पहले आप क्वेश्चन नंबर 8 है उसकी भी रीडिंग लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको दे रखा है कि कोई विद्युत चुंबकीय स्पंद में उसका स्पंद का जो काल है वो यानी समय आपको इतना दे रखा है, और आपको फोटोन की जो ऊर्जा में जितनी अनिश्चितता होती है उस अनिश्चितता को आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आपको समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे समय और ऊर्जा दोनों हैं, तो ये जिस प्रकार से स्थिति और संवेग दोनों होते हैं, तो उनमें हम जो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत लगा सकते हैं, तो सेम सिद्धांत हम इसमें भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे मैंने लिखा है एमएस, एमएस का मतलब है यहाँ पे मिली सेकेंड, तो मिली सेकेंड को सबसे पहले आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपको डेल टी की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 0.30 इंटू, मिली का मतलब होता है 10⁻³ सेकेंड। ठीक है, डेल ई की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। डेल ई क्या है, ऊर्जा में अनिश्चितता है, तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत से क्या लिख सकते हैं हम इसी फॉर्मूले को, डेल ई डॉट डेल टी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल ई की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो डेल ई इज इक्वल टू क्या हो गया एच अपॉन 4 पाई डॉट डेल टी, सब की वैल्यू रख दीजिए। डेल ई इज इक्वल टू एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻³ अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू डेल टी की वैल्यू ये रही 0.30 इंटू 10⁻³। ठीक है,
तो इनको आप कैलकुलेट करके फटाफट मुझे बताएं कितना आएगा। लगभग 1.76 इंटू 10⁻31 ऊर्जा जूल। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको सोडियम के लिए आपको कार्यफल का मान दे रखा है और आपको इसमें ये ज्ञात करना है कि अधिकतम तरंगदैर्ध्य का मान ज्ञात करना है। यानी कि आपको अधिकतम तरंगदैर्ध्य की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अधिकतम तरंगदैर्ध्य की वैल्यू का मतलब होता है इसका देहली तरंगदैर्ध्य। क्या होता है? देहली तरंगदैर्ध्य। यानी कहने का मतलब है आपको लेमडा नोट की वैल्यू ज्ञात करनी है। कार्यफल को हम फाई नोट से लिखते हैं। ठीक है, तो आपको लेमडा नोट की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको तो जो दिया गया है कार्यफलन, तो कार्यफलन की वैल्यू यदि हम देखते हैं तो किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ठीक है, तो कार्यफलन यानी कि आप इसको एसआई पद्धति में चेंज करेंगे, यानी कि जूल में चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा? फाई नॉट इज इक्वल टू 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और कार्यफलन यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा? जूल। ठीक है, हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जूल को यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो इसका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का भाग देते हैं और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यदि जूल में बदलना है तो मल्टीप्लाई करते हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी लेमडा नॉट की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि कार्यफलन यानी कि कार्यफलन का सूत्र क्या होता है? फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। ठीक है, या फिर फाई नॉट इज इक्वल टू न्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? न्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? सी अपॉन लेमडा नॉट। तो ये हो गया एच सी अपॉन लेमडा नॉट। हमें तो लेमडा नॉट की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो क्या हो गया ये? लेमडा नॉट इज इक्वल टू एच सी अपॉन फाई नॉट। तो लेमडा नॉट इज इक्वल टू एच सी की वैल्यू रख दीजिए 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, आपको याद रखनी चाहिए। और इसकी वैल्यू ये रही कितनी है? 2.31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, कैलकुलेट कीजिए इसको, फटाफट कैलकुलेट कीजिए। ये माइनस वाली घात से तो ये माइनस वाली घात कैंसिल हो जाएगी और ये 8 है इसमें, ये भी इसको कैंसिल कर दीजिए। या फिर इस 19 को यदि आप ऊपर लेके जाते हैं तो ये तो क्या हो जाएगा? प्लस का 19 और 8 प्लस का है, दोनों को ऐड करके फिर -34 से आप इसको कैंसिल कीजिए और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आंसर कितना आएगा? तो 5.40 इंटू 10⁻⁷ किसमें आएगा? आंसर मीटर में आएगा। ठीक है, यदि आपका जो बुक में जो आंसर दिया गया हो नैनोमीटर में तो आप इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज देखिए 5.40 इस प्रकार से है। ठीक है, यहाँ से मुझे पॉइंट उठाना है। यदि ये मुझे सीधा ये 540 यदि इसको लिखना होता है तो मुझे ये वाले जो है 2 पावर में लिखने पड़ेंगे, यानी कि इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, यानी कि 5.40 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको इस प्रकार से लिखने का प्रयास करूं तो क्या हो जाएगा? लेमडा नॉट इज इक्वल टू 540 इंटू 10⁻⁻2 और ये -7 पहले से है तो 10⁻⁻7। ठीक है, तो लेमडा नॉट इज इक्वल टू ये हो गया 10 की घात माइनस, ये मीटर में आंसर, ये 10 की घात -9 मीटर। 10 की घात -9 को हम क्या बोलते हैं? नैनो। तो लेमडा नॉट इज इक्वल टू कितना हो गया? 540 नैनोमीटर। ठीक है, तो इसका क्या है? आंसर। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है इस चैप्टर के और एग्जाम में भी आते रहते हैं। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास में क्या है? वो एक धात्विक सतह है और धात्विक सतह पर हम इस आवृत्ति का यदि प्रकाश आपतित करें तो इससे जो उत्सर्जित होने वाले जो इलेक्ट्रॉन जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो कितनी है? इतनी है। फिर इसी धातु की सतह पर यदि हम इस आवृत्ति का प्रकाश आपतित करें तो उसकी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा जो प्राप्त होती है उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की वो कितनी होती है? इतनी होती है। ठीक है, तो धातु तो क्या है? एक ही है। धातु तो क्या है? एक ही है, सेम धातु है। तो सेम धातु के लिए दोनों ही कंडीशनों में जो आपके पास में जो कार्यफलन होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो आपको क्या करना है कि इन दोनों कंडीशनों को ध्यान में रखते हुए आपको कार्यफलन फाई का मान ज्ञात करना है। फाई नॉट की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ये क्या मैंने लिख रखी है? आवृत्ति लिख रखी है। और आवृत्ति की यदि बात करें तो उसकी जो घात होती है ना, घात, आवृत्ति का मतलब हर्ट्ज होता है। और यहाँ पे जो भी यहाँ पे जो पावर में जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी? हमेशा प्लस में होगी। ठीक है, यानी कंपन करने की संख्या वो हमेशा क्या होगी? यहाँ पर प्लस में होगी। ठीक है, ज्यादातर कंडीशन, ज्यादातर क्या, लगभग में ही प्लस में होगी। ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखें कि गतिज ऊर्जा का मान आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है
ये हर्ट्ज का ऐसा ही मात्रक है, तो आपको इसको भी आपको जूल में बदलना पड़ेगा, यानी ऊर्जा को भी आपको क्या करना पड़ेगा, जूल में बदलना पड़ेगा, इससे पीछे वाली कंडीशन की तरह ही। तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, इसे मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है वो इतना आता है। ठीक है, फिर आपने क्या किया, दूसरी आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाया, उसकी आवृत्ति इतनी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपने किस में कन्वर्ट किया, जूल में कन्वर्ट किया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट है वो आपके पास में क्या है, ये वाला है। ठीक है, अब आपको करना क्या है यहाँ पर, यानी कि कार्यफलन का मान ज्ञात करना है, कार्यफलन की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ई मैक्सिमम यानी अधिकतम, और कौन सी कंडीशन के लिए, दूसरी कंडीशन के लिए, और ये पहली कंडीशन के लिए कि ई मैक्सिमम 1। ठीक है, यहाँ पर हम आगे कैलकुलेशन करें 1 2 का कहीं चक्कर है, तो आप अपने स्व विवेक के आधार पर समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ पे 2 होना चाहिए, सर ने 1 लिख दिया, या बाकी कोशिश करूंगा कि मैं सही लिखूं। तो यहाँ पर अब प्रकाश विद्युत समीकरण से, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण से फर्स्ट कंडीशन के लिए, यानी कि केस फर्स्ट के लिए प्रकाश विद्युत समीकरण से, प्रकाश विद्युत समीकरण से, तो प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होगी आपके पास में, यानी कि ऊर्जा E इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के मैक्सिमम, के ई मैक्सिमम 1, और यहां पर भी हम इसको क्या करते हैं, 1 करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार फिर दूसरी कंडीशन के लिए, के सेकंड के लिए, E2 इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के मैक्सिमम 2, के मैक्सिमम 2। ठीक है, अब इन दोनों को यदि हम ऐड कर दें, दोनों को ऐड करने पर, यानी कि दोनों को हम जोड़ दें, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, ठीक है, कुछ बच्चों के दिमाग में होगा कि सर आपने ये वाली इक्वेशन ही क्यों लगाई और क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इस इक्वेशन को इसलिए लगाना आवश्यक हो गया क्योंकि हमें कार्यफलन का मान ज्ञात करना है। गतिज ऊर्जा आपको दे रखी है, कार्यफलन और गतिज ऊर्जा योग यानी कुल ऊर्जा के बराबर होता है, और कुल ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए आपको आवर्ती बाकायदा दे रखी है, यानी इस ई की वैल्यू क्या होती है, एस न्यू, तो यहाँ पर आपको न्यू की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, पहले मैं काम कर रहा हूँ, दोनों ऐड कर रहा हूँ, ये हो गया E1 प्लस E2 इज इक्वल टू फाई नॉट, और फाई नॉट क्या हो गया, 2 फाई नॉट, प्लस ये क्या हो गया, के ई मैक्सिमम 1 प्लस के ई मैक्सिमम 2, दोनों को ऐड कर दिया। हमें तो फाई नॉट की वैल्यू याद करनी है, इन दोनों को मैं इधर लेके आऊंगा, तो कुछ प्रकार से इस प्रकार से हो गया, देखिए यहाँ। ठीक है, और ये हो गया आपके पास में E1 प्लस ये हो गया E2 माइनस के मैक्सिमम 1 और प्लस के मैक्सिमम 2। ठीक है, फाई नॉट की वैल्यू याद करनी है, तो 2 भी क्या चला गया, इधर चला गया, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए। अब हमें जो ये वाली वैल्यू रखनी है, के मैक्सिमम 1 2 की आप वैल्यू सीधे रख दोगे, और E1 E2 की वैल्यू आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि E इज इक्वल टू क्या होती है, एस न्यू होती है। ठीक है, 1 है तो यहाँ पे 1 2 है तो 2 लगा लेंगे, तो देखते हैं आप कंटिन्यू। तो फाई नॉट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू रख रहा हूं मैं, एस न्यू 1 प्लस एस न्यू 2, ठीक है, और माइनस के मैक्सिमम 1 प्लस के मैक्सिमम 2 और अपॉन 2। ठीक है, अब वैल्यू रख दीजिए, या एच एस दोनों में कॉमन आ रहा है, तो फाई नॉट इज इक्वल टू एस दोनों में कॉमन लेके फिर वैल्यू रख रहा हूं 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34। ठीक है, न्यूमन की वैल्यू ये रही 8.32 इंटू 10 की पावर माइनस 20 प्लस न्यू नोट की वैल्यू कौन सी, ये वाली है, (8.5 इंटू 10 की पावर माइनस प्लस 14। ठीक है, फिर प्लस विथ इसकी वैल्यू रही 12। ठीक है, फिर के मैक्सिमम और इनकी वैल्यू भी आप रख दीजिए, माइनस ये रही और ये रही, दोनों में पहले मैं कॉमन ले लेता हूँ, साथ में ही कैलकुलेशन थोड़ी छोटी कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कैलकुलेशन छोटी कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू ये और इसकी वैल्यू ये, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे और -20 दोनों में क्या आ गया, कॉमन आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 8.32 प्लस ये हो गया आपके पास में 31.51 और इंटू 10 की पावर -20 क्या आ गया, दोनों में कॉमन आ गया। ठीक है, और बट्टे में क्या आपका 2 है। कहने का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे क्या की है, अभी तक वैल्यू रखी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, तो फाई नॉट इज इक्वल टू
आपके पास में एक तो ये 6.63 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, यहाँ पे 14 और 14 दोनों में क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी, तो 10⁻14 कॉमन आ गई। यहाँ पे क्या बचा आपके पास में 8.5 प्लस 12। ठीक है, फिर यहां से यहाँ पे आपने जो कॉमन ले ली घात वो कितनी है, माइनस, यहाँ पे जो घात कॉमन है वो 10 की घात -20 कॉमन है, तो 10 की घात -20 कॉमन है यहाँ पे, और अंदर क्या है आपके पास में 8.5 है क्या, 8.32, और प्लस में क्या है 31.51 है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो यहां से ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 5 नॉट इज इक्वल टू 6.63, ये इससे कैंसिल होकर कितना बचा, इंटू 10⁻⁻20 रिमेनिंग रह गया। ठीक है, इन दोनों को आप ऐड कीजिए, 12 8 20 20, 12 8 20 20.5 हो गया, ये तो हो गया आपके पास में 20.5। ठीक है, फिर हो गया माइनस 10⁻⁻20, और यहाँ पर क्या है, इन दोनों को भी आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3 5, और ये कितना हो गया 3 8, ठीक है, 0.939, यानी 39 पॉइंट समथिंग हो गया, 39.83 के आसपास हो गया। ठीक है, तो ये वाली इस प्रकार से वैल्यू आ गई। अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, ये 10⁻⁻20 कॉमन आ रहा है, तो 5 नॉट इज इक्वल टू, फिर इसको 20 को इससे आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर ये तो आ गया आपके पास में 135.91। ठीक है, और इन दोनों में जो कॉमन आ गया, बट्टे में 2 है भाई, बट्टे में इधर क्या है, सब में डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, कॉमन क्या आ गया था, 10⁻⁻20 कॉमन आ गया था, और माइनस ये -39.83, और अपॉन में क्या है 2 है सब में। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा माइनस कीजिए, तो माइनस करने पर तो 5 नॉट इज इक्वल टू ये 35 ये 39, यानी कि 4 कम 100 में से 4 कम 96। ठीक है, तो 96.0 कुछ मान लीजिए, ठीक है, 96 पॉइंट के समथिंग, और अपॉन में 2, और इनटू क्या है 10⁻⁻20 है। मैं एक बार ऐसे कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। ठीक है, 96 में इसको आप डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 48 इंटू 10⁻⁻20। ये जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, जूल में आएगा। और इस चैप्टर में आपको यदि कार्यफलन ऊर्जा एक दी वैल्यू ज्ञात करनी है तो किस में ज्ञात करनी है, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 48 इंटू 10⁻⁻20, इसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको पॉइंट को हटाकर यहाँ पर एक घात क्या कर सकता हूँ, ज्यादा कर सकता हूँ, ताकि ये वाली वैल्यू इससे क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो ये सीधा हो गया 48/16, तो कितना हो गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। ठीक है, तो आपके पास में जो भी कार्यफलन होगा वो कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होगा। ठीक है, फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन नोट वाले भी यहाँ पे रीडिंग लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको क्या दे रखा है, एक न्यूट्रॉन है जिसको इस टेम्परेचर पर हम इसको क्या कर रहे हैं, गतिशील अवस्था में कर रहे हैं, तो उसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य आपको ज्ञात करनी है। कहने का मतलब तापीय साम्य अवस्था में है, एक न्यूट्रॉन है वो 300 केल्विन तापीय साम्य अवस्था में है, तो उसके लिए आपको डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का मान ज्ञात करना है, लैम्बडा की वैल्यू ज्ञात करनी है। वैसे यदि हम डेरिवेशन पढ़ रहे थे तब आपके सामने एक फॉर्मूला आया था, ये वाला फॉर्मूला आया था 30.8/√T, यानी कि कैलकुलेशन करने के पश्चात। यदि हम कैलकुलेशन नहीं करें, यानी कि ये वाला फॉर्मूला आया था हमारे पास में स्टैंडर्ड, यहाँ पर यदि हम S2m_K_T इन सब की वैल्यू रखें, लैम्बडा की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम क्या करते हैं, H, K, M और 2 ये क्या है सर, नियतांक हैं, तो इनको हम पहले से ही मल्टीप्लाई करके रखें, इन सबको डिवाइड करके रखें, तो इनका जो भी आंसर आता है लगभग इतना आता है 30.8, और आगे भी समथिंग होता है, लेकिन हम एक डिजिट, ये वाले डिजिट ही यहाँ पर काम में ले रहे हैं। ठीक है, तो इतने डिजिट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, काम में ले रहे हैं, और उसके अनुसार सीधा हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला दिया आपको सीधा याद है, तो यहाँ पर आप √T एंड T की वैल्यू रख के सीधा आप आंसर ज्ञात कर सकते हैं, जैसे इस प्रकार से। तो लैम्बडा इज इक्वल टू ये और अपॉन √300, और √300 की वैल्यू कितनी होती है, लगभग 17.320 के आसपास। ठीक है, तो इसमें इसको आप डिवाइड कीजिए, तो लैम्बडा एन की वैल्यू कितनी आ गई, 1.78 एंगस्ट्रॉम, लगभग इतना आ गया।
ठीक है। और यदि आप ये वाली वैल्यू यदि आप सब लिखकर फिर कैलकुलेटर से यदि कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर 1.4 समथिंग यानी इसके आसपास आएगा। तो कहने का मतलब ये आंसर भी आपका सही रहेगा और ये वाला आंसर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, तो इसका भी आप एक फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैंने पूरी उम्मीद की है कि आपको ये सभी न्यूमेरिकल्स वो अच्छे से समझ में आए, बट न्यूमेरिकल उसी को समझ में आएंगे जिसके चैप्टर पूरा याद है और उसने एग्जाम्पल वगैरह भी कर रखे हैं। और उसके बाद में आपको ये फॉर्मूले वगैरह सब याद हो तो न्यूमेरिकल आसान है, इस चैप्टर की ज़्यादा कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये हमने धीरे धीरे करके ये पूरा चैप्टर है कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर। और यदि आप लगातार शुरू से यदि ये वीडियो देख रहे हैं, लगातार सभी वीडियो देखें, उसके पश्चात यदि आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं तो आपकी मेरी तरफ से गारंटी है कि आपको 101% प्रत्येक चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप फिजिक्स को फिजिक्स के तरीके से ही पढ़ें, रटे न उसको समझें। और यदि आपको आवश्यकता पड़े तो एक वीडियो को बार बार देखें आप। ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एक बार ऐसे नोट्स बना लेते हैं, एक बार वीडियो देखा फिर नोट्स बना लेते हैं, फिर उससे ही नोट्स से ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको ये जो चैप्टर है वो याद हो जाएगा, टॉपिक याद हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं आपको एक दो यानी पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपको समझ में नहीं आते हैं, आप उनका सीधा रट्टा लगा लेते हैं। फिजिक्स में रट्टा लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप जो वीडियोज हैं उनको बार बार देखें भाई। ठीक है, कुछ समय अंतराल आप देखें, यानी कि आज आपने वीडियो देखा, लिखा, इसके नोट्स बनाए, आपने पूरा याद कर लिया, और पूरा जब आपने याद कर लिया तो उसके पश्चात आपको 10-15 दिन बाद में यदि दोबारा टाइम मिले तो इस वीडियो को आप दोबारा देख लेते हैं तो वो चीज़ आपको जिंदगी भर याद रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।